अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ था फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 था और उसमें हमने शुरू किया हुआ था एटम्स के बारे में। हमने जो फर्स्ट ईयर का शुरू किया हुआ था ये हम बात कर रहे थे एटम की। अब हमने यहाँ पे क्या क्या स्टडी कर लिया था एटम के बारे में। तो नंबर 1 हमने इसकी हिस्ट्री कर ली थी, उसके बाद एटम के एविडेंस के बारे में कर लिया था और उसके बाद हमने मॉलिक्यूल के बारे में किया था और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने आयंस के बारे में डिटेल के साथ कर लिया था। आज हम आते हैं एटम्स के आगे, इसके मैसेज की जानब आएंगे। तो इसमें जो आज हम करने जा रहे हैं ये आ जाएगा जी रिलेटिव एटॉमिक मास। कौन सा करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। जी अब है यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये होता है कि अगर हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, हम आते हैं तो हम ये कर देते हैं कि एटम्स होते हैं जी ये क्या होते हैं, वेरी स्मॉल। एटम क्या होते हैं? एटम्स के बारे में हम ये कर देंगे एटम्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होने की वजह से ये करते क्या है, हैविंग नो एनी शार्प बाउंड्री, हैविंग नो एनी शार्प बाउंड्री। एटम्स छोटे, वो इतने छोटे होते हैं कि आपको आंख से नजर नहीं आ रहे, और जब आंख से नजर नहीं आते फिर आपने एविडेंस ऑफ एटम में किया था कि हम इसको देखने के लिए इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, और जब उससे नजर नहीं आएंगे सॉरी ये हम इसको इस्तेमाल करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप को। तो लाइट माइक्रोस्कोप में आपने ये कहा था कि उसके नीचे भी नजर नहीं आएंगे, इससे भी छोटे होते हैं। और उसके बाद हमने कहा था कि हम इसकी थोड़े से करीब जा सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इतना छोटा साइज होने की वजह से हम ये क्या काम करेंगे, कह देंगे कि हैविंग नो एनी शार्प बाउंड्री, इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। इसके बाद क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द साइज and mass of atom। क्या होता है, इतने छोटे होते हैं कि डिफिकल्ट टू मेजर द साइज एंड मास ऑफ एटम। बात समझा गई ना कि एटम्स के मास को मेजर करना क्या होता है, मुश्किल होता है। फिर हम क्या काम करते हैं, कॉमन मेथड लगाते हैं टू मेजर द मास ऑफ एटम। क्या काम करते हैं, टू मेजर द मास ऑफ एटम। अब इस कॉमन मेथड में हम क्या काम करते हैं कि हमारे पास जो होता है कार्बन का मोस्ट स्टेबल क्या होता है, जो हमारे पास आ जाएगा कार्बन का मोस्ट स्टेबल आइसोटोप। अच्छा पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि आप ये करोगे कि एटम्स अनस्टेबल होता है। हम कहते हैं ना कि एटम अनस्टेबल होता है, मतलब उसके वो अपने आप को स्टेबल कैसे फिर करेगा, वो अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, फिर वो स्टेबल हो जाएगा। आम कॉन्सेप्ट हमारा यही है ना। तो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए आगे किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करता है। बात समझा गई ना कि वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या काम करेगा, फर्दर किसी एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा। बॉन्डिंग करने के बाद अपने आप को स्टेबल कर लेगा। लेकिन ये तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसके शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब अगर हम उस एटम के न्यूक्लियस की बात करते हैं तो एटम के न्यूक्लियस में जिसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेशो दोनों बराबर होंगे तो उसका न्यूक्लियस भी स्टेबल होगा, अदरवाइज वो न्यूक्लियस ब्रेक कर जाएगा और अपने आप को मोर देन वन न्यूक्लियाई में वो कन्वर्ट करेगा। तो अगर मैं बात करें तो कार्बन मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ये हो सकता है, इसको आप नाम दे दोगे कार्बन का जो आइसोटोप नंबर 12 होगा, ये मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, बिल्कुल एक जितने हैं। 6 प्रोटॉन
और 6 यहाँ पे न्यूट्रॉन है। तो इसका न्यूक्लियस क्या वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका न्यूक्लियस क्या वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जितने भी इसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होने की वजह से हम क्या काम करेंगे, बाकी एटम्स के मास को मेजर करने के लिए कार्बन के इस आइसोटोप के साथ कंपेयर करेंगे। बात समझ आ गई ना। किसको कंपेयर करेंगे, कार्बन के साथ, क्योंकि इस ये जो कार्बन का आइसोटोप नंबर 12 है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस एक्स्ट्रा स्टेबल है ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमने क्या काम करना है कि कार्बन के मोस्ट स्टेबल आइसोटोप नंबर 12 के साथ हम क्या काम करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या काम करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, आप मास को कंपेयर करेंगे किसके, ऑफ अदर एटम्स। हम बाकी एटम्स के मास को इनके साथ कंपेयर करेंगे। बात समझा गई ना। और होगा क्या कि इस मास को जो हम कंपेयर करके निकालेंगे वो मास क्या कराएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। सही होगी बात। ये आ जाएगा मास of atoms of an element as compared to the mass of carbon आइसोटोप। ठीक है बात। हम इसको क्या नाम दे देंगे, ये कहलाएगा इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। सही होगी बात। और इसका जो यूनिट होगा उसके यूनिट को आप नाम दे दोगे एटॉमिक मास यूनिट। इसका यूनिट क्या होगा, वो होगा एटॉमिक मास यूनिट। और इसको आप करोगे ये आ जाएगा AMU के साथ। बात समझाएगी ना। तो वो मास जिसको हम दूसरे एटम्स के मास के साथ कंपेयर करके निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। और इसका यूनिट क्या होगा, AMU आएगा। अब रिलेटिव एटॉमिक मास में जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के मास की, जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन, इसका आ जाएगा 1.008, आगे इसके आ जाएगा AMU। अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की, इसका मास आ जाएगा 14 AMU। AMU क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट होगा जी। ये तो हमने किया था कि अगर हमने एटम्स के मास को निकालना होगा तो हम उसको फिर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा एक बहुत ही छोटा सा और आसान सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वो कॉन्सेप्ट होगा जी आइसोटोप का। वो कौन सा कॉन्सेप्ट अब करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं जी आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स में ना अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करता हूं तो हिस्ट्री में ये आ जाएगा कि जब हमने किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कौन सा किया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जब आपने की थी तो वहां पे आपने ये कहा था कि एटम्स ऑफ एलिमेंट आर अलाइक, कि मतलब एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। बात समझा ली ना। वो सारे के सारे एटम्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हैविंग सेम
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, having same physical and chemical properties। एटम्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ये दोनों क्या आ जाएंगे, बिल्कुल एक जैसी आ जाएंगी। बात समझ आ गई ना। ये किसका कॉन्सेप्ट था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि हमने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था तो वहां पे हमने ये कर लिया हुआ है। अब उसके बाद आता है सूडी, साइंटिस्ट का नाम था। इसने क्या काम किया था, इसने डिस्कवर किए थे एलिमेंट्स, एटम्स। इसने क्या काम किया था, डिस्कवर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास। क्या इसने किया था, इसने कुछ एटम डिस्कवर किए थे एक एलिमेंट के, जिसका एटॉमिक हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर क्या था, सेम था, बट डिफरेंट मास। उनका मास क्या था, डिफरेंट था। बात समझ आ गई ना। अब उसका मास क्या था, डिफरेंट था, एटॉमिक नंबर क्या था, वो सेम था। और ऐसे एलिमेंट को, ऐसे एटम्स को नाम दिया गया आइसोटोप। इसको नाम दिया गया आइसोटोप का नाम दिया गया। वो तमाम के तमाम एलिमेंट, जिसका एलिमेंट के एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा था, लेकिन मास क्या था, वो डिफरेंट था। अब उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया जी आइसोटोप का। इसको नाम दे दिया आइसोटोप का। और ये फिनोमेना डिस्कवर किसने किया था, ये फिनोमेना डिस्कवर किया था सूडी ने। इसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के डिस्कवर पेश करने के काफी बाद। अगर हम इसकी देख लेते हैं तो अब हम देख लेते हैं कि अब इसकी प्रॉपर्टीज कैसे हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज कैसे हो सकती हैं, तो अब यहां पे नंबर 1 ले लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है मास के साथ। इसके साथ करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेट करती है किस चीज के साथ, मास के साथ। अब मास चूंकि क्या है, डिफरेंट है, सो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या आ जाएगा, क्योंकि उसके मास डिफरेंट है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, फिर वो डिफरेंट आ जाएगी। बात समझा गई ना। और उसके बाद क्या आ जाएगा, हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को हम ये कर देते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, ड्यू टू सेम एटॉमिक नंबर। क्या होगा कि एटॉमिक नंबर के सेम होने की वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो सेम हो जाएंगी। अब हम वापस आते हैं, तो हमने कहा था कि दे हैव सेम केमिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हम ये बात कर चुके हैं ना कि सेम नंबर बट डिफरेंट मास। तो डिफरेंट मास सेम नंबर के साथ क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसका कैसे होगा। अब वो डिफरेंट मास क्यों हो सकता है और सेम नंबर क्यों हो सकता है। अब जो मास होता है वो क्या हो जाएगा कि जो नंबर होता है वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट आइसोटोप का होता है, एटॉमिक नंबर डिपेंड कर रहा होता है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ। कहां पे, किसके साथ डिपेंड कर रहा होता है,
ये जो होता है ये डिपेंड करता है जो नंबर है रिलेट करता है प्रोटॉन्स के साथ। तो प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए सबका नंबर क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। अब जब उसके बाद हम मैस की बात करते हैं तो उसका जो मैस है वो किसके साथ रिलेट करता है, तो जो मैस है ये रिलेट करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के साथ। प्रोटॉन भी आ जाएंगे सारे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन भी आ जाएगा। अब प्रोटॉन चूंकि एक इतनियत नंबर क्या होता जाएगा, सेम आ जाएगा। अब ये दोनों कहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। सही होगी बात। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप बात करेंगे फर्स्ट का हमारे पास कार्बन है, कार्बन का नंबर कितना होता है 6, मैस कितना होगा 12 होगा। उसके बाद कार्बन का दूसरा एटॉम, मैस नंबर है 6, मैस है 13, उसके बाद नंबर है 6, मैस है 14। अब इन तीनों का देखें जरा, आप ये कर देंगे ये ऊपर वाला तो नंबर है और नंबर क्या होगा, वो प्रोटॉन्स होंगे। नंबर क्या होगा, वो प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन सेम है तो सबका क्या होता जाएगा, मैस नंबर उसका सेम आता जाएगा। लेकिन अब मैस को देखें जरा, अब मैस डिपेंड करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यहाँ पे अगर उसको देख लेते हैं, प्रोटॉन मैस होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो उसके पास प्रोटॉन जो कितने वो है 6 है, और न्यूट्रॉन्स अगर हमने फाइंड करने हैं तो मैस उसका ऑलरेडी कितना है, मैस 12 है। 12 में 6 प्रोटॉन है और बाकी फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 यहाँ पे आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स। सही होगी बात। अब इसका मैस कितना है, 13 है। 13 में 6 प्रोटॉन है और बाकी 7 क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, फिर यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, वो डिफरेंट होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, न्यूट्रॉन्स यहाँ पे डिफरेंट होते जाएंगे। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होते जाएंगे, डिफरेंट। न्यूट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, डिफरेंट होते जाएंगे। उसके वजह से मैस क्या होता जाएगा, वो चेंज होता जाएगा। मैस क्या होता जाएगा, उसका चेंज होता जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट रहते जाएंगे, एटॉमिक नंबर सेम आता जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स हैं वो वेरी कर रहे हैं तो उसका मैस क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी पोजीशन कौन सी आएगी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जो कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेस किसके ऊपर कर रहा है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस किसके ऊपर कर रहा है, तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसकी बात करने लगा हूं। पीरियोडिक टेबल की वो बेस्ड है ऑन नंबर, किस बेस के ऊपर बेस्ड है, ऑन नंबर, एटॉमिक नंबर के बेस करता है। जो आइसोटोप के नंबर क्या होंगे वो सेम होंगे, इसलिए उनकी पोजीशन भी क्या होगी, आइसोटोप की पोजीशन क्या होगी, सेम। आइसोटोप की पोजीशन क्या आती जाएगी, ये सेम आती जाएगी। क्यों सेम आती जाएगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है नंबर के ऊपर, नंबर है ही सेम, एटॉमिक नंबर सेम है, तो आइसोटोप की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन की एक ही होगी पीरियोडिक टेबल के अंदर। और उसके बाद हम इसके बाद देख लेते हैं कि एग्जांपल इसकी कौन कौन सी आ सकती हैं। तो मैंने ये आगे एग्जांपल लिख दी हैं कि जो हमारे पास होगा कार्बन, इसके 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12 13, उसके आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसी तरह जब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, यहाँ पे करने लगा हूँ, हम बात कर लेते हैं जी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। तो हाइड्रोजन के भी 3 होते हैं, हाइड्रोजन के ये 3 होंगे। नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगा प्रोटियम 1 1, उसके साथ आ जाएगा ड्यूटियम 1 2, आगे आ जाएगा ट्रिटियम, ये आ जाएगा 1 3 आ जाएगा। सही होगी बात ना, सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा प्रोटियम, एटॉमिक नंबर भी 1 और मैस भी 1 होगा। यहाँ पे आ जाएगा ड्यूटियम, इसके पास 2 न्यूट्रॉन होंगे और 1 यहाँ पे प्रोटॉन होगा। और ये आ जाएगा ट्रिटियम, इसके पास क्या आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्रोटॉन कितना 1, न्यूट्रॉन कितना 0, यहाँ पे प्रोटॉन कितना 1, न्यूट्रॉन कितना 1, यहाँ पे प्रोटॉन कितने 1 और न्यूट्रॉन कितने यहाँ पे आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आ गए, वो वाले 2 आ गए। सही होगी बात। इसी तरह आगे हमें दिया गया है कि निकल के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के कितने होते हैं। तो ये सारा आज बुक के ऊपर ना आगे पैराग्राफ में छोटा सा एक पैरा लिखा हुआ है, उसको आप लोगों ने डिटेल के साथ समझ के अच्छी तरह से याद कर देना है और ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है।
जी आज का हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास का और उसके बाद आइसोटोप का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा उसमें हम करने जाएंगे जो हमारे पास नेक्स्ट होगा अबंडेंस ऑफ आइसोटोप।